अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नवीद बस आपके? ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में। आज हम आपसे बड़ी दिल खोल के बातें करेंगे और आप चूँकि ऐसी आपकी शख्सियत है कि जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तो बड़ी खुशगवार आपकी मुस्कुराहट होती है और बहुत ज़बरदस्त आप ज़रा नवाजिए। मालूमात अफरोज़ आप बातें करते हैं। सर, पहले तो आसान लफ्ज़ों में अगर हम ये देखें कि फैसिलिटी मैनेजमेंट है क्या? एक आम एक लेमैन को ये इसको वो कैसे समझ पाए इसको? ओके, फैसिलिटी मैनेजमेंट जो है ना, वो बेसिकली जो आपके किसी दफ्तर में या अस्पताल में या किसी होटल में या किसी फैक्ट्री में जो जो कोर काम होता है, जो कि किसी भी जगह का एक जगह पे आपने कोई काम कर रहे हो, तो वो जो जो आपका कोर काम होता है वो तो उस कंपनी का होता है। ओके। लेकिन जो नॉन कोर होता है, फॉर एग्जांपल गार्डनिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, एयर कंडीशनर की रिपेयर हो गई, बल्ब चेंज करना हो गया, वो कोर काम नहीं होता यानी कि किसी का। हर बिल्डिंग में जो भी कुछ हो रहा होता है, अगर कोई ऑफिस है और वहाँ पे प्रॉपर्टी बिक रही है, लेकिन प्रॉपर्टी बिकने के अलावा वहाँ पे जो कुछ हो रहा होगा जो वो हो रहा है फैसिलिटी मैनेजमेंट में आएगा। फैसिलिटी मैनेजमेंट में आएगा। जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के मद में अगर आप इसको जी जी। देखें, तो नॉन कोर एक्टिविटी जो होती है वो मेंटेनेंस होती है। फॉर एग्जांपल आपकी गार्डनिंग की ठीक मेंटेनेंस, है। या क्या कहते हैं अपना, जो सड़कें होती हैं उनकी मेंटेनेंस, या लाइट्स की मेंटेनेंस, वो कोर काम नहीं है ठीक है। प्रॉपर्टी मैनेजर का। सही है। प्रॉपर्टी मैनेजर का काम है कि रेंटल्स जी। को देखना, आपके कस्टमर को कस्टमर सेटिस्फाई को कर देखेगा। रखना, क्लाइंट सर्विसेज करे, बिल्कुल। क्लाइंट सर्विसेज हैं, लाइसेंसेस यस। को अपडेट रखना, ये कोर काम है ठीक किसी भी है। प्रॉपर्टी में। ठीक है। जो नॉन कोर काम है वो सारा फैसिलिटी मैनेजमेंट वाले करते हैं। ओके। लेकिन फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो एक बहुत बड़ा एक जो काम किया जाता है, फैसिलिटी मैनेजर्स जो करते हैं, वो ये है कि वैल्यू ऐड करते हैं उस प्रॉपर्टी में। वो भले प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो ठीक या है। फैक्ट्री हो या होटल हो, उनका काम ये होता है कि जी फैसिलिटी मैनेजर जो है ना, वो कोर जो फंक्शन है उस बिल्डिंग का या उस प्रॉपर्टी का, उसको एनहांस करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा के रखते हैं। ठीक है। अगर वैल्यू उसकी, फॉर एग्जांपल आपने गंदगी वहाँ ज़्यादा हो, या आपके लाइट बल्ब्स ना चल रहे हों, या गार्डन ठीक तरह मेंटेन ना हो, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। वो काम फैसिलिटी मैनेजर का होता है कि जी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू को ऊपर रखे, ओके। और टेनेंट्स को और जो ऑक्यूपेंट्स हैं वहाँ के, उनको खुश रखे। ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, बट सर अगर इसको कमर्शियल में एस्पेक्ट से बात करूं तो ये कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आ जाती बंदे के ऊपर के लाइक काम तो कोई और कर रहा है वहाँ पे लेकिन उसको खर्च करना पड़ रहा है उसकी सफाई सुथराई पे, बल्ब चेंज करने पे, तो वो कोशिश करेगा मैं कहीं ना कहीं से सेविंग करता रहूँ, पैसे बचते रहें। नॉन कोर तो उसकी नॉन अटेंशन भी उसकी हाँ वहाँ पे है ना, वो हाँ। अनअटेंडेड चीज़ पड़ी हुई है। किसी भी प्रॉपर्टी पे या किसी भी फैसिलिटी पे कॉस्ट तो आती है, ठीक है। ठीक है। अब वो कॉस्ट 100 रुपए की हो या 150 की हो या 200 की हो, कोई ना कोई कॉस्ट आती है। फैसिलिटी मैनेजर का काम है कि उसी बजट के अंदर रह के वैल्यू मैक्सिमाइज करना। ओके। अब उसके अंदर नवीद, एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बजट मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है जो कि फाइनेंस नॉर्मली कहते हैं कि जी फाइनेंस का होता है। ठीक है। प्रॉपर्टी में वो फाइनेंस का फंक्शन नहीं होता, बजट मैनेजमेंट। प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट में जो फैसिलिटी मैनेजर है उसका काम होता है कि वो बजट को भी मैनेज करके रखे। ओके। आपने 100 रुपया उसको दिया कोई काम करने के लिए, उसको उस 100 रुपये को मैक्सिमाइज करना है, उसमें सेविंग्स भी लेकर आनी है, उसमें सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी कंजर्वेशंस का भी है, लेकिन उसकी साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को भी मेंटेन या एनहांस करके रखना है। ठीक है। सो फैसिलिटी मैनेजर जो है वो उसका जो मल्टीपल रोल्स हैं उसके, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल ठीक है। मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह, ये सारा उसके अंदर ही आता है। ये फैसिलिटी मैनेजर्स के ये काम मॉडल है। एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में अभी? पाकिस्तान में ये कर रहे हैं मॉडल्स, कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैंने देखा है ये करते हैं। ठीक है। और वो ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ओके। जो यहाँ आपको प्रॉपर्टी की मद में आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो है DHA, इमार वाले, डॉलमन, इस टाइप के जो हैं, ये बहरिया टाउन, ये लोग ये सारे काम कर रहे हैं, जहाँ वो डेवलपर्स भी हैं और ऑपरेटर्स भी हैं। ओके, बट वो भी खुद कर रहे हैं? वो खुद कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और जो फैसिलिटी मैनेजर का काम है वो इन सब कंपनीज में, इन सब डेवलपर ऑपरेटर कंपनीज में, ये फैसिलिटी मैनेजर्स ये काम कर रहे हैं। ठीक है। सड़कों को ठीक रखना, सफाई सुथराई रखना, गार्बेज डिस्पोजल, स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करके रखना, आपकी जो
लैंडस्केपिंग है वो मेंटेन करना, ये सारा फैसिलिटी मैनेजर्स का ठीक काम है। अच्छा, इसमें लेकिन एक बिल्डर जो इसकी नीड तो हर जगह पे आएगी, जैसे कोई बिल्डिंग स्पेस डेवलप होगी वहाँ पे आपको उसकी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कराची चूँकि पाकिस्तान का क्या बल्कि दुनिया का वो शहर है कि एक बड़ी गुंजान आबादी वाला छठा बड़ा शहर इसे कहा जाता है, और वर्टिकल इसकी ग्रोथ हो रही है। जी बिल्कुल। तो हर बिल्डिंग जो 12 फ्लोर से लेके 40 फ्लोर तक की बिल्डिंग बनी हुई है शहर में, वहाँ पे एक जो बिल्डर है वो वहाँ से शायद बिल्डिंग बनाता है, देन उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्डर वहाँ से निकल जाता है, एक एसोसिएशन बनाता है, कमेटी बन जाती है, वो कमेटी बाद में उसको मैनेज करती रहती है। अब उन जो कमेटी है उनमें से कोई साहब कोई काम कर रहे हैं, किसी का कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो इसको इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जाता है, ये देखते हुए कि यार बस ठीक है तेरा काम ये, तो पानी की मोटर ऑन कर दी या तू लाइटें चेक कर ली तो उसको देख ली, तो इसका कोई कोई क्या प्रोफेशनल कोई एजुकेशन है इसकी, कोई सर्टिफिकेट है इसका? जी, बाहर के मुल्कों में तो बहुत है। आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तो आपको वहाँ बैचलर्स के प्रोग्राम्स, मास्टर्स, पीएचडीज मिलती हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट में, इवन सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में कि ये अभी भी वी आर अबाउट 20 to 30 years behind the rest of the world. आप इस यहाँ के बॉर्डर से बाहर निकलें, क्योंकि मेरे कुछ कनेक्शंस हैं इस पे लिंक्डइन के ऊपर, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अफगानिस्तान में? जी। अच्छा। अफ़गानिस्तान में बहुत हो रहा है फैसिलिटी मैनेजमेंट के। वहाँ के लोग जो हैं, कई ऐसे जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं लिंक्डइन पे, उनके पास सर्टिफिकेशंस हैं अच्छी खासी। हम लोग अभी भी पीछे हैं, हम अभी भी इसको ट्रेडिशनल अभी भी यही समझते हैं कि ये एडमिन है या ये एमईपी है या ये यूटिलिटीज़ मैनेजमेंट है। बेसिकली फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट इन सब का एक क्या कहते हैं अपना इसकी कॉम्बिनेशन है इन चीज़ों की। ये वन स्टॉप शॉप होती है जहाँ आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। यहाँ जैसा आपने अभी जिक्र किया कि बिल्डर तो निकल गया, अब एक बिल्डिंग के अंदर वो वहाँ की कमेटी बन गई जिसने ये सारे काम किए। वो कमेटी जो है वो बेसिकली एक बड़ी एड हॉक किस्म का ये काम होता है। कमेटीज़ करती हैं, यस, बड़े अच्छे तरीके से भी करती हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उस बिल्डिंग की, क्योंकि उनको नॉलेज इतनी नहीं होती, तो बिल्डिंग की वैल्यू डिटेरियरेट होती जाती है, उसकी कंडीशन डिटेरियरेट होती जाती है। बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें, जस्ट डोंट गो वेरी फार, आप दुबई वगैरह में ही चले जाएं, या इवन अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका रिवाज है कि वहाँ डेवलपर ऑपरेटर मॉडल बहुत चल रहा है। जो बिल्डर ऑपरेटर, जो अपनी ही बिल्डिंग को ऑपरेट भी करता है। अच्छा। भले वो बिल्डिंग रेंटल पे उसने दिए हों वहाँ यूनिट्स को, या उन्होंने उसको आउटराइट सेल किया हो, वो ऑपरेशंस का जो मामला है उसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। ठीक है। सो वो मेंटेनेंस चार्जेस जो मेंटेनेंस चार्जेस इसको कहते हैं। उसके अलावा उसमें क्या कहते हैं अपना कैपिटल इंजेक्शन हो रही होती है, नई इक्विपमेंट आनी, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, ये वो सारा साथ साथ चल रहा होता है। तो टिपिकली हर डेवलपर बिल्डर जो कि ऑपरेट भी कर रहा होता है, वो अपनी इन सेल्स की डीड्स के अंदर या लीज के जो एग्रीमेंट्स होती हैं उसमें इसको बिल्ड इन कर लेता है। सो आपको पहले से ही उसको क्या कहते हैं उसको केयर करनी पड़ती है कि ये चीज़ें करनी है मैंने। बिल्कुल सो या सो ये काफ़ी क्या कहना चाहिए, काफ़ी ये एक नॉर्मल मॉडल शुरू हो गया है बाहर के मुल्कों में। यहाँ अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं है, यहाँ वही कॉपी पेस्ट वही चलता जा रहा है। सर देखिए, वो तो हम ऐसे ही करेंगे, भेड़ चाल की तरह हम लोग कॉपी पेस्ट ही करेंगे, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ है क्लाइंट। चलें, अगर बिल्डर नहीं भी करता, वो अवेयर नहीं है या वो करना नहीं चाहता, इंटेंशन नहीं है उसकी, या उसको अपनी कॉस्ट लगती फील होती है, मल्टीपल रीजंस हैं, या ऑपरेशनली वो थोड़ा सा स्टक हो जाता है। एक डॉक्टर साहब वहाँ रह रहे हैं या एक इंजीनियर साहब वहाँ रह रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर, एक प्रोफेसर साहब वहाँ पे रह रहे हैं, क्या सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस है इतनी? लाइक हम जो है जो कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं या कस्टमर राइट्स की बात करते हैं, कस्टमर खुद भी अवेयर है, उसको पता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये मेरा राइट है इस बिल्डिंग के अंदर? जी, जहाँ ऑपरेशन सेंट्रलाइज हुई हुई हैं, जहाँ क्या कहते हैं जो बिल्डर है या डेवलपर जो है वो खुद ऑपरेट कर रहा है, वहाँ आपको नॉइज़ लेवल एक डिफरेंट किस्म का मिलेगा। जहाँ कमिटीज़ कर रही हैं वहाँ ओनर्स की कमिटीज़ या टेनेंट्स की कमिटीज़ कर रही हैं, वहाँ एक डिफरेंट किस्म की आपको वाइब मिलेगी। ओके। यहाँ मैंने ये बहुत ज़्यादा इसको डेवलपर अपने ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। डेवलपर को अपना
एक नाम रखना है। अब आप एग्जांपल ले लें इमार की, ठीक है ना। इमार ने अपना, क्योंकि वो डेवलपर ऑपरेटर है जी बिल्कुल, उसने अपनी या डॉलमन वाले हैं या इवन बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन है, उन्होंने अपनी जो गुडविल है अपने ब्रांड की वो रखने के लिए उसका स्टैंडर्ड ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल। ठीक है। दे माइट चार्ज एक्स्ट्रा, बिल्कुल। लेकिन उसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो हाई रखी हुई है। नॉइज़ हर जगह आती है, ये सिर्फ पाकिस्तान की का मसला नहीं है, ये बाहर के मुल्कों में, अमेरिका वगैरह में भी, आप जहाँ भी बिल्डर ऑपरेटर काम कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है किसी बिल्डिंग को, वहाँ आपको ये कस्टमर की नॉइज़ तो हर वक्त आपको सुनाई देगी। सो देयर इज़ ए गुड साइड एंड अ बैड साइड, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बैड साइड। वो उसकी भी एक साइंस है पूरी कस्टमर केयर की। मैं आपको एग्जांपल नवीद देता हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन की कंपनीज हो गई, या आप क्या कहते हैं अपना के इलेक्ट्रिक हो गया, वापटा हो गया, उन्होंने हेल्पलाइंस रखी हुई। बिल्कुल। सो नॉइज़ जितनी भी है वो हेल्पलाइंस उसको केटर करती हैं। ज़ाहिर है एस्केलेशंस भी होती हैं, जहाँ बहुत बड़े मसले होते हैं वहाँ एस्केलेशंस भी होती हैं, और ये सारी साइंस जो है फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट की, ये इन चीज़ों को केटर करती है। वी आर ट्रेन टू डू दिस, वी आर ट्रेन टू हैंडल कस्टमर्स। हम आधे सेल्समैन भी हैं इसमें, फाइनेंस वाले भी हैं, मेंटेनेंस वाले भी हैं, और सेल्समैन भी हैं। ऐसे ही है सर। बच्चे चले, अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं सारी, लेकिन ये बताइए कि क्या इसके अंदर कोई कॉस्ट साइड बहुत हाई आ जाती है? एक ये भी शायद एक मिथ है कि यार बहुत कॉस्टली हो जाता है सिस्टम, तो इसलिए नहीं हम दे पाते। आपको उस तरह का कस्टमर भी मिल जाता है जो ये कॉस्ट बेयर भी कर ले, जो कि अपनी कंफर्ट लेवल को हाई रखने के लिए देर आर clients who are willing to pay, and then there are clients who are not willing to pay this amount. So आपकी मार्केट में हर किस्म के लोग हैं, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, एमआर में भी तो है ना लोग, बिल्कुल है, ठीक है। बहरिया टाउन में भी तो है ना, वो भी तो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। सो बेसिकली अपनी जेब से नहीं जाएगा, वो आपका कंज्यूमर या आपका जो टेनेंट है या जो क्या कहते हैं जिसने जो बायर है वो खुद पे करेगा। द वंस हु आर विलिंग टू बाय या वंस हु आर विलिंग टू पे फॉर दिस। सो वो सर्विस कॉस्ट होती है। सर्विस कॉस्ट के मैं एग्जांपल देता हूँ। आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसमें 10 अपार्टमेंट्स हैं, हर एक से 100 रुपये अगर आप लेते हैं तो उस 1000 रुपये जो आपका जो बनता है वो आपका बजट है साल का, ठीक है। मे बी इन्फ्लेशन का अगले साल आप 10% बढ़ा लें, 5%, 15% जो भी है वो बढ़ा लें, ठीक है। लेकिन फैसिलिटी मैनेजर का काम है उस 1000 रुपये के अंदर अंदर काम करना, वो उससे बढ़ के नहीं करेगा। अगर वो बढ़ के करेगा तो वो क्या कहते हैं कॉस्ट ओवररन्स हो जाती है। ये ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी होती है सिस्टम के अंदर? जी बहुत होती है, ठीक। देयर इज़ अ होल साइंस टू इट, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। ऑडिटेबल होता है, ये ऑडिटेबल होता है, ऑडिटेबल होता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं इसके लिए कि जिसके थ्रू कोई विजिबिलिटी मिल सके एक? सो फैसिलिटी मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अब इस वक्त 3rd जनरेशन में आ चुके हैं। ये 1960s 1950s के एंड 1960s के शुरू में इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू हुई थी। जनरेशन 1 जो है वो अभी तक चल रहा है, उसके अंदर बहुत जिद्दतें ले आए हैं। जनरेशन 2 और जनरेशन 3 की जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अभी भी वो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, एंड दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। वो क्लाउड बेस्ड है, उसके लिए आपको सर्वर नहीं लगाना, ठीक है। आपको बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ नहीं करनी, आपको सिंपल लैपटॉप, सिंपल डेस्कटॉप और क्या कहते हैं एक वाईफाई का आपको एक कनेक्शन चाहिए होता है, लैन का कनेक्शन, एंड यू कैन एक्चुअली कैप्चर ऑल दिस डेटा इनटू दोज सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अब आजकल के सॉफ्टवेयर नवीद इस तरह के हैं कि वो जो रियल एस्टेट के जो क्या कहते हैं इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनको भी टेक केयर कर रहे होते हैं। रेंटल के ऊपर हैं, उसके ऊपर आपको ये बता सकते हैं कि जी लाइसेंसेस कब एक्सपायर हो रहे हैं, अगर आप उसको उस पर इनपुट्स कर दें। ये जो आजकल का सॉफ्टवेयर है वो बहुत एडवांस हुआ है। सो वो ना सिर्फ फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी देखता है और वो रियल एस्टेट मैनेजमेंट भी देखता है। ये पाकिस्तान में है अभी एप्लीकेबल कहीं पे? यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज इंडस्ट्री में इंडस्ट्री साइड पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा सर, आपने जैसे जिक्र किया कि ये जो फैसिलिटी मैनेजर उसका काम ये है कि वो वैल्यू ऐड करे पूरे सिस्टम के अंदर, तो इट मीन्स कि जो बिल्डिंग है उसकी अगर वो उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है तो उसकी एज भी बढ़ जाती है ना, वो भी हमारी एक बॉडी की तरह ही है।
तो जिसने 20 साल चलना है वो शायद 40 साल तक सर्वाइव कर लेगी बिल्डिंग। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू ऐड होती है अगर प्रॉपर उसको एक फैसिलिटी मैनेजर की जॉब ले ली जाए या अपॉइंट कर लिया जाए किसी कंपनी को, थर्ड पार्टी उसके लिए, तो सिस्टम कितना अच्छा हो सकता है। मैं कराची से में रख के बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हालत है बिल्डिंग्स की उस हिसाब से। तो ये इसके अंदर जी ना सिर्फ ये पॉसिबल है प्रोफेशनल कंपनीज के साथ या प्रोफेशनल मैनेजर्स के थ्रू, जो कि एक तो एज एक्सटेंड करना है और उसकी क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको एक्सटेंड करना। मतलब अगर 20 साल तक, जिस तरह आपने फरमाया कि 20 साल तक अगर वो क्या कहते हैं उसने एक अच्छा आउटलुक देना है, परहैप्स वो 30 साल तक दे, 40 साल तक दे, अगर वो उसको प्रोफेशनली हाई क्वालिटी के ज़रिए उसको अपकीप उसकी रखी जाए। पर इसमें एक और भी मसला आ गया। आजकल का दौर जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन का है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, सस्टेनेबिलिटी का दौर है। ये फैसिलिटीज़ मैनेजर्स का एक, जिसको कहते हैं तोरा इम्तियाज़ चैलेंज आया वो ये काम बहुत इसको कहते हैं ना, इसमें बहुत जिद्दत आनी शुरू हो गई। अच्छा। इसमें आप एक बिल्डिंग में एंटर होते ही, मसलन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, और ये इस वक्त पाकिस्तान में ये शुरू हो चुका है, जिसमें नॉर्दर्न एरियाज़ में, मतलब पंजाब और केपी साइड पे जो बन रही हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ और बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ रेन वाटर जो है उसको कैप्चर करने के तरीके बनाए हुए हैं। वहाँ अंडरग्राउंड टैंक्स बना के या कहीं किसी जगह पे एक छोटा सा डैम लेक बना के जितना रेन वाटर है उसको रूफ टॉप से और उसके रन ऑफ्स को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं और उसी पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं टॉयलेट्स के लिए, गार्डनिंग के लिए, और एक एंसिलरी चीज़ों के लिए। ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। यहाँ हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ ये कर रही हैं। इसका मतलब है जिस तरह बिल्डिंग की जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट की, तो इनिशियल जो ड्राइंग्स बनती हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है या कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग्स हैं मुख्तलिफ, जो उसी टाइम पर ही अगर ये कॉन्सेप्ट सामने रखा जाए फैसिलिटी मैनेजमेंट का, तो क्या वहाँ पे आप लोग को सपोर्ट करते हैं? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल इनिशियल स्टेज, बिल्कुल इनिशियल स्टेज। जब आप प्लान कर रहे होते हैं किसी बिल्डिंग को, अभी अपने आर्किटेक्ट के पास नहीं पहुँचे आप, अभी आपने सिर्फ प्लानिंग की स्टेज पे रखा हुआ है, उस वक्त से फैसिलिटी मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है। क्योंकि फैसिलिटी मैनेजर का सिलसिला ये है जी कि एक डेवलपर या एक बिल्डर या जो रियल एस्टेट का जो कंपनी है, वो देखती है अप टिल द पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, वो ये देख रही होती है कि जी मैंने 1 साल में इसको प्लानिंग करनी है, अगले साल उसके वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं, फिर उसके बाद 5 साल में ये बिल्डिंग, 3 से 5 साल में ये बिल्डिंग खड़ी होगी। उसका जो थॉट प्रोसेस का स्पैन है ना, वो 5 से 7 साल का होता है या 10 साल का होगा। फैसिलिटी मैनेजर क्या करेगा, उसको दिखाएगा 20 साल आगे, 30 साल आगे, 40 साल आगे, कि उसी बिल्डिंग के अंदर आपने क्या क्या प्रोविजंस रखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर पैनल लग सके उधर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइटिंग दूसरी किस्म की आ सके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शीशे जो हैं वो किस किस्म के और कहाँ कहाँ चाहिए ताकि आप लाइट मैक्सिमम आप कैप्चर कर सकें, डक्ट्स कहाँ लगाएं जहाँ से आप हवा कैप्चर कर सकें, और बजाय इसके कि आप एयर हैंडलिंग यूनिट्स लगाएं, नेचुरल एयर जो है वो कैप्चर हो सके, विंड कैप्चर हो सके। सो फैसिलिटी मैनेजर प्लानिंग स्टेज से शुरू होके फिर आर्किटेक्चरल और डिज़ाइनिंग स्टेज से लेके और कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टेज तक बाहर के मुल्कों में 100% इन्वॉल्वमेंट होती है। बड़ी प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो साइंस इसके ऊपर अप्लाई की जाती है। ठीक है, और उसमें कैलकुलेशंस जो हैं कई तो बहुत ही सिंपल हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स साइंसेस भी होती हैं, कैलकुलेशंस भी होती हैं जो की जाती हैं, लेकिन फैसिलिटी मैनेजर्स का फ्रॉम स्टार्ट टू एंड उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ वो कहते हैं ये MEP वाले को बुला लो, वो कर देगा। वो MEP वाला ही नहीं होता, उसके अलावा भी जो ग्राउंड्स की लैंडस्केपिंग वाले या एनर्जी कंजर्वेशन का जो फैक्टर है वो भी
फैसिलिटी मैनेजर जो है वो पहले से डिज़ाइन में रखता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, रिस्क मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा पार्ट है कि वो भी आप लोग मैनेज कर लेते होंगे। और उसमें आपका प्रोसेस क्या होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे अगर कोई बिल्डिंग के आउटर एरियाज़ हैं, सर्विस एरियाज़ हैं, वहाँ तो चलिए आपने लिफ्ट चेक कर ली, 15 दिन बाद 20 दिन बाद को सर्वे हो गया, कोई लाइटिंग चेक हो गई। बट इनसाइड बिल्डिंग, जो इनसाइड हाउसेज जो कि ऑलरेडी पोजेशन में गए हुए हैं, उन पे आपका क्या प्रोसेस होता है? एक फैसिलिटी मैनेजर का क्या रोल है वहाँ पे? सो मैं आपको एक 20 स्टोरी की बिल्डिंग का एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दैट। 20 नहीं, चलिए 10 स्टोरी की मीडियम साइज बिल्डिंग का देख लें। सबसे पहले तो जी उसमें सब ये देखा जाएगा कि क्या उसके अंदर हमने डिज़ाइन के अंदर प्रोविजन रखी हुई है फायर एस्केप की। ठीक है, ठीक है, क्या एंट्रेंस एंड एग्जिट जो है वो एक है या दो हैं या तीन है या चार है। ठीक है, सो एक तो वो सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है। वो डिज़ाइन स्टेज पे ही फैसिलिटी मैनेजर उस रिस्क को मिटिगेट कर देता है या उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए शुरू में ही डिज़ाइन में वो प्लानिंग के स्टेज पे ही वो कर देता है। अगर आपकी हाफ बिल्डिंग में आग लगी है और बॉटम हाफ में आग लगी है, तो टॉप हाफ को कैसे एग्जिट करना है, ये इस तरह की रिस्क असेसमेंट जो है वो हम लोगों की, जिसको कहते हैं ना, हमारी डीएनए में डाल दी जाती है कि जी बाहर से आप उसकी एग्जिट करवाएं, कुछ और इस टाइप के तरीके हैं बहुत सारे, या बाहर एक लिफ्ट लगवा लें और उनको वहाँ से एग्जिट करवाएं। बहुत सारे तरीके हैं इसके। रिस्क में एक और भी रिस्क आता है, और रिस्क वो आता है, फॉर एग्जांपल 30 इयर्स इन कराची नियर द सी, 20 to 30 इयर्स के बाद उस बिल्डिंग के अंदर जो सरिया लगा हुआ है या गर्डर्स लगे हुए हैं उसको रस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप आज क्या करेंगे उसके लिए? सो फ्रॉम द डे यू स्टार्ट, आप उसकी जो है वो अर्थिंग, ठीक है, और ये कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है हमारा, वो फ़ौरन कर देते हैं हम। अभी बिल्डिंग बनी भी नहीं होती, उसके पॉइंट्स हम वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं उसके, वो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर उसको ऐसे डिज़ाइन करवाया जाता है कि जो सरिया लगा है वो इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे से, और वहाँ एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स मुख्तलिफ जगहों पे दे दें और उसको कैथोडिक प्रोटेक्शन करवा दें। ठीक है। सो योर सी साइड पे जहाँ आपका इमारत टाइप की बिल्डिंग्स या डॉलमेंट टाइप की बिल्डिंग, आई एम श्योर उधर कैथोडिक प्रोटेक्शन होगी, जहाँ सरिया जो है वो फूले ना। ठीक है, ठीक है, या क्या कहते हैं, आपको और कोई मसले ना पड़े उसके अंदर। सो वो हम लोग उसके अंदर भी शुरू में ही उसके डिज़ाइन स्टेज पे ही उसको ले आते हैं। अर्थिंग है, जिसमें शॉर्ट सर्किटिंग आती है घरों के अंदर, मतलब गलती से कोई शॉर्ट सर्किटिंग होगी, उसको मिटिगेट कैसे करते हैं। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हम लोगों की रिस्क असेसमेंट की एक रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स होती है, जो कि पूरी हम लोग बनाते हैं, और एवरी ईयर बनाना होता है। ऑपरेशंस के अंदर हो तो हर साल बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल सही। लेकिन डिज़ाइन स्टेज पे शुरू में ही बना के दे देते हैं ठीक है। डिज़ाइनर को। अच्छा, उसमें डेटा सर दो किस्म का है, मैं इस पे चाहूँगा आप थोड़ा इन डिटेल बता दीजिए। एक तो वो डेटा है कि आपने अंदर लेट्स सपोज जो आपने इलेक्ट्रिकल का काम किया हुआ है या कोई ऐसी चीज़, तो उसकी एजिंग क्या है, उसकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली पहले से क्या उसको पता चलेगा फैसिलिटी मैनेजर को कि भाई ये 10 साल होने वाले हैं तो अब इसका टाइम ख़त्म हो रहा है, या 20 साल होने वाले हैं। दूसरा उन बंदों का डाटा जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, कौन आदमी किसका कहाँ पे कितना इनपुट या आउटपुट आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर कोई 4 घर की जगह पे 16 घर आबाद हैं तो क्या इम्पैक्ट है पूरे सिस्टम के ऊपर। तो इस डेटा को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है? सो सबसे पहले तो बात करते हैं ना कि इनपुट क्या होती है, बिकॉज आप याद रखिएगा कि जितनी अच्छी या बुरी इनपुट होगी उतना अच्छा या बुरा आउटपुट बिल्कुल ऐसे या रिजल्ट निकलेगा उसका। सो जो फैसिलिटी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, इवन सिंपल वाले, बहुत बेसिक किस्म के जो सॉफ्टवेयर्स भी हैं, उसमें होता ये कि आप जब डेटा कैप्चर कर रहे होते हैं ना, सो आफ्टर अबाउट 6 months to a year का जब डेटा कैप्चर हो जाता है, तो आपके पास इतने डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं, यू स्टार्ट डूइंग स्टेटिस्टिकल एनालिसिस उस डेटा के ऊपर। आपको ये पता चल जाता है कि जी, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बिल्डिंग के अंदर 40 अपार्टमेंट्स हैं। यू स्टार्ट से नोटिसिंग के अपार्टमेंट नंबर 21, अपार्टमेंट नंबर 42, अपार्टमेंट नंबर 61, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं? ओके, वो कहाँ से पता लगता है? आप हर महीने कस्टमर अपने जो वहाँ जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनसे आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्विस ले लेते हैं। ठीक है,
उस सेटिस्फैक्शन सर्वे के नतीजे में पता लगता है कि जी वो क्या प्रॉब्लम ह्यूमन प्रॉब्लम है, बिहेवियरल, या वो डेटा बता रहा है आपको कि जी उसका डिज़ाइन गलत हो गया ठीक है, है। या उसके अंदर कोई कोई एक प्रॉब्लम ऐसा आ गया जो कि आपने डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन की स्टेज पे ओवरसाइट हुई हुई है उसके अंदर। ओके। सो वो डेटा जो है ना जी, वो आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से मिल के आपको 6 महीने साल के बाद वो एक पूरा एक डेटाबेस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो कि सिंपल, बहुत ही सिंपल स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है। आप ये ढूंढ सकते हैं कि जी इज़ इट अ डिज़ाइन प्रॉब्लम और इज़ इट अ बिहेवियरल प्रॉब्लम। ओके। सो वो आपको उस बात यही है कि आजकल के दौर में डेटा इज़ किंग, डेटा इज़ किंग। True. सेकंड गेस करना जो है वो अब वो साइंस नहीं रही, ठीक है। वो आर्ट फॉर्म वो नहीं रही। आपको जो एक दौर होता था कि जिसमें आप एज ए डेवलपर ऑपरेटर सीना बसीना आप चलाते रहते थे एक नॉलेज को, वो इतना कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया अब कि अब वो डेटा बढ़ गया अब। उसका अब दौर नहीं रहा। सो यू हैव टू ऑटोमेट। ठीक है। डेवलपर ऑपरेटर जो है वो उसको ऑटोमेट करने की बहुत ज़रूरत है, सही, और इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? क्योंकि हम बाहर देखते हैं कि अगर प्लास्टिक या इन चीज़ों को अगर आपने स्टार्टिंग में ही उसको नहीं आपने उसको सेग्रीगेट किया तो आप दिन फंस जाएंगे उसके बाद से। तो वहाँ सेग्रीगेशन बहुत स्टार्टिंग हो जाती है कि प्लास्टिक आप यहाँ डालें, यहाँ डालें और यहाँ ये डालें। तो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट सिंपल वो एक वो काले शॉपर में आता है और वो चला जाता है उसके अंदर। तो इस पे क्या कोई अवेयरनेस होती है या कोई आप लोगों का प्रोसेस ऐसा आप लोग डिप्लॉय करते हैं कि भाई इसके तहत ये चीज़ें होंगी? सो दोनों होते हैं इसी, बट आप याद ही रखिएगा कि सिर्फ इस मुल्क में नहीं प्रॉब्लम, ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम है कि जो वेस्ट रिसाइकलिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, नॉट एवरीबडी फॉलोज इट। ठीक है। उसमें जो वेस्ट मैनेजमेंट एज फार एज सॉलिड वेस्ट इज़ कंसर्न, जो कि आपका किचन वेस्ट है और हाउस होल्ड वेस्ट है, उसके अंदर एक तो सॉर्टिंग का तो बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट नवीद, कि उसमें वो प्लास्टिक्स और मेटल्स और पेपर और ऑर्गेनिक अलग अलग करके आप 4-5 कैटेगरीज में आप उसको उनको अवेयरनेस क्रिएट करें। लेकिन जो जिस तरह बाहर के मुल्कों में भी होता है, यहाँ भी होगा कि आपको मैनुअली भी करना पड़ेगा, मैनुअली भी करना पड़ेगा। जो पेपर वाले उसके अंदर मेटल डला हुआ होगा, या वो क्या कहते हैं प्लास्टिक वाले के अंदर शीशा डला होगा, वो है, वो फैक्टर ह्यूमन फैक्टर रहेगा। अवेयरनेस नहीं है शायद सोसाइटी, अवेयरनेस भी नहीं है, कुछ लेजीनेस भी होती है, कंज्यूमर की अपनी लेजीनेस भी है। सही। कुछ बहुत प्रोएक्टिव लोग हैं। कुछ कहते हैं कोई नहीं देख रहा तो चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दो। सही है। जाने दो। अच्छा सर, ये बताइए कि अब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ हम लोग इस वक्त शायद जिस एरा में इस वक्त बैठे हुए हैं, ये तो कुछ स्पीड को हम पकड़ ही नहीं पा रहे। सो आपने जो भी टूल्स यूज़ किए वहाँ पे, या आपने जो भी अप्लाइंसेस यूज़ किए और आपने लोगों को कहा कि मैं इस तरह से इसको हाईटेक बनाऊँगा, वो सब चीज़ें तो एआई के आने के बाद शायद अगले महीने ऐसा ना हो, जनवरी के अंदर हो, मार्च में क्या होता है हमें नहीं मालूम। सो किस इस स्पेस को आप लोग कैसे मीट करेंगे, या एक फैसिलिटी मैनेजर कैसे मीट करने की कोशिश करता है? सो इसका एक, जिस तरह हम आम घरों में भी कर रहे हैं कि जी आपके पास फॉर एग्जांपल आईफोन 12 है, सो आप हर साल आईफोन अपग्रेड नहीं कर रहे होते, आप 13 को फ़ौरन नहीं ख़रीद लेंगे एक साल बाद, 14 उसके फ़ौरन बाद नहीं ख़रीद लेंगे। यही टेक्नोलॉजी का भी होता है। टेक्नोलॉजी में आपको ज़रा थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लूँ तो आपको टेक्नोलॉजी का ये बताऊँ कि इस वक्त दुनिया में अराउंड 10 साल 15 साल हो गए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, IoT जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जी बिल्कुल। हमारे घरों में इस वक्त हम कई लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने IoT ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे आसान एग्जांपल उसकी ये है कि आपने एक CCTV कैमरा लगाया हुआ है जो आपके मोबाइल फ़ोन पे उसकी तस्वीर आ रही है, यू नो उसमें आपकी सारी मूवी आ रही है कि मोबाइल, दैट इज़ एन IoT। ठीक है ना, इट्स एन IoT। इसी तरह IoT का होता है कि जी जनरेटर्स में, मोटर्स में, लिफ्टों में, इवन जो आपके क्या कहते हैं HVAC यूनिट यानी कि एयर कंडीशनिंग यूनिट, उनमें आपने IoT का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिसमें आप टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन, यू नो इस टाइप की चीज़ें आप मॉनिटर करते रहते हैं। जहाँ ज़रा सा अनयूजुअल स्पाइक आया या अनयूजुअल बिहेवियर आया, फ़ौरन वो
फ्लैग रेस करते क्या? फ्लैग रेस हो जाता है ओके। और उस पर पहले चेक होता है कि क्या है, और फिर उसके ऊपर वही सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक आपका जॉब कार्ड या टिकट रेस कर देगा। सही। आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक सिस्टम से खुद ब खुद कर लेते हैं। सो टेक्नोलॉजी आईओटी की और बाकी चीज़ों से की जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो वो और बहुत कॉमन हो गई है। कॉस्ट सेविंग भी है कॉस्ट इसमें? सेविंग भी है और चीप हो गई है अब। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एक दौर में होती थी, बहुत महंगी होती थी, लेकिन नाउ इट्स वेरी चीप। इट्स रेडिली अवेलेबल और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल भी हो रही है। सही सही। तो फ्यूचर में हम देखेंगे कि मज़ीद चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। ये अनअवॉइडेबल है। आप कितने साल उसको अवॉइड करेंगे? साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 5 साल करेंगे, एक ना एक दिन इट्स गोइंग टू कैच अप, बिकॉज समबडी इज गोइंग टू पुट इट इन। उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी उस बिल्डर की। जो नहीं करेगा उसकी वही की वही रहेगी। सो यू नो इट्स क्या कहते हैं, कैच द लीडर वाला चक्कर होगा। ये आप भेड़ चाल में उसके पीछे पीछे जाएंगे। इट्स गुड अगर आप स्मार्ट लॉक्स तो अभी यूज़ होने लग गए हैं, लाइटिंग लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आई थिंक गूगल की डिवाइसेस आ गई हैं बहुत ज़्यादा Alexa वो सारे जैसे, हाँ, वो ऑटोमेशन ऑटोमेशंस पे चले गए बहुत हैं। सिंपल हो गई है। आप मैं आपको बताऊं, एक मेरा क्लाइंट था, उसके यहाँ इसी तरह एनर्जी कंजर्वेशन के लिए उनको कहा हमने कि मोशन सेंसर्स लगा दें आप अपने कमरों में और अच्छा, ये कॉरिडोर्स में। इमोशंस पे काम कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल लाइट्स जो हैं वो ऑन ऑफ होंगी उसके हिसाब से, और इवन एयर हैंडलिंग यूनिट का ऑन ऑफ उसमें क्या कहते हैं डक्टिंग के अंदर होता रहेगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो पहले तो रेजिस्ट किया कि ये बहुत महंगा है। सही। फिर उन्होंने उन्हीं के किसी सप्लाई चेन के आदमी ने चाइनीज़ कहीं से सस्ते ढूंढ लिए, ख़ुद ख़रीद के उन्होंने हमें कहा कि जी आप इंस्टॉल कर दें। हमने कहा जी इतने ज़्यादा देर नहीं चलेंगे, लेकिन आप चलो कम से कम एक झलक ही देख लेंगे। आप यकीन नहीं करोगे रवि, विदिन 1 ईयर उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल 18% रिड्यूस हो गया। और वो मैं कस्टमर का नाम नहीं बताऊंगा। इट वाज अ वेरी वेरी हाई प्रोफाइल कस्टमर विद अ वेरी लार्ज एरिया, लार्ज फुटप्रिंट। उनके ऑफिस और उनकी क्या कहते हैं फैक्ट्री में था। उनका 18% जो है वो महीने के दसियों लाखों रुपए, जाहिर बात, बिल्कुल ऐसे ही है। दसियों लाखों रुपए जो थे उन्होंने उसमें सेव किए चीप डिवाइसेस लगा के। और वो जाहिर है, जैसे हमने पहले ही उनको कहा था कि वो 1.5 साल में वो ख़राब होनी शुरू हो गई। तो फिर देन दे वेंट ऑन टू, बिकॉज इट वाज सच अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, वो फिर अपना वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ पे आना शुरू हो गए। मोशन सेंसर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई आपकी 18% आपकी। सिंपल मोशन सेंसर आप किसी भी इस कमरे में आप लगा दो, आपने दरवाज़ा बंद किया, 2 मिनट के बाद उसने मोशन नहीं डिटेक्ट किया, उसने बंद कर देगा। ठीक है। तो सर यहाँ पे आपको चैलेंज क्या फील होता है? आपको माइंडसेट का चैलेंज लगता है? जी, माइंडसेट का है। बिल्डर एंड डेवलपर का जो माइंडसेट है वो अभी नहीं बन वो नहीं बना। वो वही सीना बसीना चली आ रही हैं चीज़ें। जो बाकी कर रहे हैं वो मैं ही करूँगा। मैं अगर पहले कर दिया तो कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं कि बिल्डर डेवलपर को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 2 घंटे की फ़्लाइट है, दुबई जाके देख लें। बिल्कुल सही है। 2 घंटे की फ़्लाइट पे ही जाके देख लें। सर यूट्यूब पे चला जाए, वहाँ पे यूट्यूब पे चला जाए और मुफ्ते में करना है, सस्ते में करना है तो यूट्यूब पे चला जाए। और ये मैं आपको बता दूं कि दुबई में आप बिलीव नहीं करते ना, बिल्कुल। आप ईरान चले जाएं। अच्छा। ईरान जाके देख लें क्या हो रहा है, इंडिया जाके देख लें, श्रीलंका देख लें। बांग्लादेश में इतना आगे चला गया है। बांग्लादेश में इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं। सो यू नो वी आर फार बिहाइंड अनफॉर्चुनेटली। सर एक्चुअली सर्विसेज इंडस्ट्री यहाँ पे किसी हद तक फॉलो ही नहीं करती। मतलब वो हमें ये लगता है कि मैं आपको बताऊँ, मैं एक दफ़ा लाहौर से वापस आ रहा था कराची, तो एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, एक फ़्लाइट हमारी डिले हो गई। अब वहाँ पे वो PIA की फ़्लाइट थी और वो जो रिसेप्शन पे खड़ी हुई खातून थी वो ये कह रही थी पूरे लोगों को कि सर आप ना इसको नेक्स्ट फ़्लाइट में आपको एडजस्ट कर देंगे। उसने एक पैसेंजर ये कहता है कि भाई अगर मैं नहीं जाना चाहता नेक्स्ट फ़्लाइट पे तो आप अपनी टिकट रिफ़ंड कर लें। तो अच्छा, टिकट के पीछे लिखा हुआ था कि आपको कंपनसेट करेंगे। तो उसने कहा ये तो मेरे ही पैसे आप मुझे वापस दे रहे हो, कंपनसेशन कहाँ है?
अब वो उस खातून को भी और वो जो अपने अपने ले आई सीनियर को बुला के, तो उनको कंपनसेशन का मतलब नहीं समझ आ रहा था कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है हमसे। तो वो बेचारा बाहर से आया हुआ था, वो ये कह रहा था कि भाई ये तो 20,000 की टिकट मैंने भरी है, लेकिन मुझे जो ये पेन मिला है इसको कंपनसेट कैसे कर रहे हो? तो करेंगे? कंपनसेट करना तो हमारे कल्चर में है ही नहीं ना नहीं यहाँ है, पाकिस्तान के नहीं है। अंदर, और सर्विसेज इंडस्ट्री यहाँ पे है नहीं। सो ये याद रखिएगा कि आप जैसे ही द मोमेंट यू टच अ पर्सन, अ बायर, यू बिकम अ सेल्समैन। Yes. सेल्स का असूल, पहला असूल ये है कि आपको उसमें क्या कहते हैं, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है Yes. उसके अंदर, ठीक है। सो वो यस, बिल्डर्स या डेवलपर्स जो है वो बिल्डिंग बनाई, बेची और आगे चले गए, बट एक अपने नाम की गुडविल भी बनाने की ज़रूरत Yes. होती है उसमें। Exactly. आप मार्केटिंग की जितने मर्जी आप Exactly. कैंपेन्स रन कर लें, आपको एक सेल्समैन की एक वो मेंटालिटी लानी पड़ेगी कि इस मुल्क में कि जहाँ सर्विसेज वैल्यू एडिशन क्या है। आपने क्लाइंट को क्या वही 2 बेडरूम 2 बाथरूम, एक क्या कहते हैं किचन और एक क्या कहते हैं ड्राइंग एरिया से वही देना है, या उसके अंदर ऐड करनी ऐड क्या है? करना है आपने? वैल्यू कितनी ऐड करेंगे आप? बिल्कुल yes. ठीक है। सो बाहर बालकनी लगाने से वैल्यू ऐड नहीं होती, उसके अंदर जिद्दत दूसरी लानी पड़ती है। एवरीबडी इज डूइंग दैट। बिल्कुल ऐसे। सो उसमें फैसिलिटी मैनेजमेंट के मद में और टेक्नोलॉजी की मद में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आप कस्टमर को आप वो चीज़ सेल कर सकते हैं एट अ वेरी चीप रेट। आप 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये के अंदर और एक बहुत अच्छा ये काम है, मतलब अच्छा वाला प्रॉफिट उसके पास होता है। इवन वो चाहे तो शायद इसको पास ऑन भी कर सकता है क्लाइंट के ऊपर इस पूरी कॉस्ट को, और मेरा नहीं ख्याल कि क्लाइंट को इसको पे ऊपर कोई एतराज़ भी होगा। एक मैं वैसी मिसाल दे रहा हूँ। एक छोटा सा दफ्तर था जिसको हम लोग मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट वहाँ दे रहा था। उनको सिर्फ मैंने ये किया कि उनका जो उनके पास बड़ी टॉल बिल्डिंग वो विंडोज़ थी अच्छा। उसमें। ऑल आई डिड वाज कि जी उनको कहा कि जी आप थोड़ा पैसा खर्च करना चाहेंगे, मैं आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम कर दूंगा। अच्छा। इन्होंने कहा ये कैसे? मैंने कहा जी थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। अनफॉर्चुनेटली केपेक्स नहीं है, वो ओपेक्स एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट अपना P&L के अंदर। ठीक है। तो वो मान गए कि जी ठीक है। व्हाट आई डिड वाज कि जी मैंने मार्केट से जो क्या कहते हैं थर्मल प्रोटेक्शन फिल्म्स उनकी खिड़कियों पे लगा दी। इमीडिएटली तकरीबन 7 से 8% उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम हो गया। ज़बरदस्त। सो वो छोटा दफ्तर था, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन ही वाज सो इम्प्रेस्ड कि देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि जी और चीज़ें दिखाएं, और चीज़ें दिखाएं, और चीज़ें। सो वो वन बाय वन द क्लाइंट हिमसेल्फ माइंडसेट चेंज हो गया, बिल्कुल अप्रोच बन गई। अप्रोच बन गई कि यार ये तो क्या क्या कुछ नहीं हो सकता। हाँ। एक छोटी सी चीज़ लगाई है इसने, मतलब 6-8 खिड़कियाँ थी उनकी, और वो क्या कहते हैं रूफ टू फ्लोर वाली बड़ी बड़ी थी। उसके ऊपर नॉर्मली वो शेड्स लगा के और वो उसको कर लेते थे, लेकिन मैंने जब वो थर्मल प्रोटेक्शन फिल्म लगा दी तो शेड्स के बावजूद उनके जो सेविंग्स हुई वो अच्छी खासी हो गई। सो वही बात है कि वैल्यू ऐड क्या करें। वैल्यू ऐड करनी है। इस पे तो मैं चाहूँगा कि आप रेड बॉक्स का ये ऑफिस पे विजिट करें और हमें भी कोई मशवरे दें कि हम कैसे कॉस्ट सेव करें। हमें भी बहुत ज़रूरत है इस वक्त सबको ये सब चीज़ें सोचने की। सर ये बताइए कि मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ऐसी बिल्डिंग बन रही है जिसके चर्चे हर जगह पे हैं, वो है सऊदी अरब के अंदर बनने वाला नियोम सिटी। नियोम सिटी। अब ये मैं ये सर आपका माशाल्लाह इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान का भी और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत एक्सपोजर है आपका, बहुत कनेक्टेड है लोगों के साथ। क्या अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप उसको मुझे विजुलाइज करके बताइए कि क्या किस किस्म की वहाँ पे मैनेजमेंट हो रही होगी? क्योंकि लोग कहते हैं कि अंदर आप एक एंड से दूसरे एंड पे 20 मिनट से पहुँच जाएंगे, टैक्सियाँ हवा में उड़ रही होंगी, इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड होगा, कैसे मैनेज करेंगे इतनी बड़ी फैसिलिटी को? डेटा डेटा इज किंग। अगेन ये सारा का सारा ऑटोमेटेड होगा। इसके अंदर जो नियम का जो मैंने पढ़ा है, जिसके ज़ाहिर है अभी तो इनिशियल स्टेजेस पे ही है वो, नियम के अंदर IoT बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है। ये नियम इज़ गोइंग टू बी अ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी जो है वो क्या है कि वो सब डेटा ड्रिवन है। उसके अंदर आपका जो सेंसर्स, द अमाउंट ऑफ सेंसर्स विल रन इनटू टेंस ऑफ मिलियंस सेंसर्स होंगे, जो कि क्या कहते हैं अपना सेंट्रल डेटाबेसेस या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर आएंगे। वो खुद ब खुद अपने आप को
उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो मिनिमाइज़ करने के चक्कर में उसको ऑटोमेट ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ हो रही है ना उसमें, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में उसका पुश बहुत ज़्यादा है, वो है सस्टेनेबिलिटी। ओके। एक 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 कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं बायोफिलिक आर्किटेक्चर। बायोफिलिक ओके। आर्किटेक्चर, ठीक है। आप गूगल करके देख लीजिएगा। मैं उसको लुबाब बताता हूँ बड़ा आसान ज़बान में। वो ये है कि आप बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन करें कि वहाँ ग्रीन एरियाज़ बनाए जा सकें। ओके। मसलन एक क्या कहते हैं, एक टॉल बिल्डिंग है जिसके अंदर आपने लॉबी के एरिया को आपने 2 फ्लोर्स तक लेके गए, वहाँ एक आपने दरख्त लगा दिया ग्राउंड फ्लोर पे। वो दरख्त जो है वो ऊपर गया, लेकिन आपको पहले से डिज़ाइन करना पड़ता है वो। ठीक है। एक नॉर्मल बिल्डिंग है जिसका छोटा नॉर्मल सी लॉबी है ये वो, लेकिन आप उसके हर अपार्टमेंट में एक चैनल रन करवा दें, हर बालकनी पे, हर विंडो सिल पे, जहाँ लोग अपने प्लांट्स उगा सकें। ओके। सो वो ग्रीन एरियाज़ बिल्डिंग के अंदर डिज़ाइन करने जो है उसको बायोफिलिक आर्किटेक्चर कहते हैं, और वो डिज़ाइन स्टेज पे आता है। ठीक है। नियोम में ये हो रहा है। ज़बरदस्त। नियोम में अगर आप देखें तो उसमें जो छत है वो कवर्ड है, इट्स ऑल एनक्लोज्ड, बट उसमें से सनलाइट आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज ग्लास है, आई थिंक साइडों पर भी ग्लास है शायद। फाइबर ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास वगैरह लगाए हुए हैं उन्होंने, लेकिन वहाँ से सनलाइट आएगी जिससे आपके अंदर जो नियोम सिटी के अंदर देयर विल बी सो मेनी ग्रीन एरियाज इन ईच सेक्शन, ईच अपार्टमेंट, ईच ऑफिस स्पेस, ग्रीन एरियाज बहुत रखे हुए हैं। उससे क्या होगा, ग्रीन एरिया से सबसे बड़ा काम क्या होता है, आपकी हीटिंग एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। आपकी जो क्या कहते हैं, जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल है वो आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहती, क्योंकि वो खुद अपने आप को ह्यूमिडिटी क्रिएट कर रहा होता है और खुद ब खुद अपने आप को रिसाइकिल कर रहा होता है जो प्लांट होता है। सो ऑक्सीजन का उसमें फ़ायदा होगा, आपको शेडेड एरियाज़ मिल जाएंगे उसमें। सो एक तो वो बायोफिलिक आर्किटेक्चर इस्तेमाल करें, दूसरा सेंसर्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ सेंसर्स हैं वहाँ हर सेक्शन में। उसमें डेटा मैनेजमेंट जो है वो प्रॉब्ली थर्ड भी नहीं बल्कि 4th जनरेशन ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर पे चले जाएंगे। उसका डिज़ाइन करना पड़ेगा उन लोगों को। जो अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मे बी दैट इज़ नॉट एडिक्वेट। मे बी ये एक ट्रिगर होगा जिसके तहत इनको टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। जितने भी डिज़ाइनर्स और जितनी भी कंपनीज ये सॉफ्टवेयर बना रही हैं। सो वी आर टॉकिंग नाउ ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। वी आर टॉकिंग ऑफ कि जी एक नया एरा शुरू होने वाला है ऑफ building and constructing and designing and developing, and then management of that facility, operation of that facility. ऑलरेडी मैंने देख रहा हूँ क्योंकि मैं लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा मेरी प्रेजेंस बहुत है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि जिस किस्म के वो फैसिलिटी मैनेजर्स मांगते हैं या जिस किस्म के आर्किटेक्ट्स मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है इस दुनिया में। बड़े स्पेशलाइज्ड किस्म के लोगों को इस वक्त उनकी जॉब्स आ रही हैं जो कि अभी डिज़ाइन फेज़ पे वो रख रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई शुरू, थोड़ी बहुत हो गई, लेकिन डिज़ाइन फेज़ पे ऐसे फैसिलिटीज़ मैनेजर्स को रख रहे हैं जो कि इनको सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी कंजर्वेशन, ESG के अंदर ऑलरेडी हेल्प करना शुरू कर दें एट द डिज़ाइन फेज़, डेवलपमेंट फेज़। सो वे नियोम के अंदर एक आई एम श्योर इन द नेक्स्ट 5 years दुनिया को झटका लगने वाला है, एक झटका लगने वाला है। इट्स नेक्स्ट लेवल। इट्स व्हाट यू कैन ड्रीम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। एग्जैक्टली। ठीक है, जो आपकी इमेजिनेशन है उसके बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन। MBS ने तो यहाँ भी कहा है, यहाँ तक भी कह दिया है कि भाई यहाँ जो अभी मवज्जा कवानीन है उनसे हट के बनेंगे। तो इट मीन्स के पता नहीं सज़ाएँ क्या होंगी और जज़ाएँ क्या होंगी कि वहाँ इससे हट के कुछ होने वाला है उसके ऊपर। सर ऐसे एक क्रेज़ी सा आइडिया मुझे क्योंकि आपका काम ये है तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम जिस तरह फिक्शन मूवीज़ देखते हैं, क्योंकि इंसान हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। अब हम घरों में जाके 4-6 घंटे नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम कम टाइम फैमिली के साथ है, बट गैजेट्स पे हम ज़्यादा इस वक्त अवेलेबल हैं। ऑनलाइन लाइफ हमारी बहुत बढ़ गई है। जी बिल्कुल। और उससे हमारी हेल्थ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी हम पे आ रहा है, रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं।
सो कोई ऐसी फैसिलिटी मैनेज नहीं की जा सकती कि इंसान जाए और कैप्सूल्स पड़े हुए हैं उसमें वो लेटा और दैट्स इट, उसको ना कोई बिल्डिंग मैनेज करने की ज़रूरत है, वो 6 घंटे मतलब रात 11 बजे का उसने ऑफ हुआ वो और सुबह 8 बजे उसको ऑन कर दिया जाए, उसकी उसकी स्लीपिंग आवर्स भी पूरे होंगे, उसके रिलेशनशिप भी सही रहेंगे। तो कोई इस तरह का आप सोच सकते हैं अगले कोई 100 साल में कुछ होने वाला है? वेल फैमिली लाइफ में तो नहीं हो सकेगा, लेकिन इंडिविजुअल लाइफ में ये ऑलरेडी जापान में हो रहा है, जहाँ सही। वो कैप्सूल टाइप ऑफ लिविंग ऑलरेडी फॉलो करना शुरू कर दिया है उन्होंने। अच्छा। काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन वो इट्स अ लोनली लाइफ। अच्छा। इट्स अ लोनली लाइफ वो क्योंकि वहाँ शादी का रुझान भी इतना नहीं है हाँ। जापान में, और वो सुपर एफिशिएंट किस्म के लोग भी हैं। बिल्कुल। तो वो स्पेस मिनिमाइज करने के लिए ख़ास तौर पे जो बड़े जो शहर हैं, ख़ास तौर पे टोक्यो, टोक्यो में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर लिटरली आपका 6x6 का वो एक स्क्वायर, और उसमें मतलब 10 फुट डीप या 12 फुट डीप है। यू क्लाइम अ स्टेयर एंड यू स्लाइड इन एंड यू, टीवी ऊपर लगा हुआ है, साइडों पे ड्रिंक्स की वो जगह, वो क्या कहते हैं अपना रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, वो है, लेकिन इट्स नॉट एन आइडियल लाइफ। आई डोंट थिंक वो हमारे कल्चर के अंदर, हमारे कल्चर में टाइम लगेगा, वो नहीं आएगा वो। चलिए ग्रेट। सर ये बताएं कि माशाल्लाह आप पाकिस्तान में आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं और आप बहुत रिच बैकग्राउंड से आप आए हैं, बड़ी अच्छी आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशन आपके पास है, एक्सपोजर आपके पास मौजूद है। यहाँ पे जब आप बिल्डर्स के पास अपना आइडिया लेकर जाते हैं या डेवलपर से आपकी मीटिंग होती है, आप उनको पिच करते हैं, तो नॉर्मली क्या चैलेंजेस, क्या आपको कंसर्न्स क्या सुनने को मिलते हैं कि यार अभी टाइम नहीं है, या अभी पैसे नहीं हैं, या मूड नहीं है, वो क्या चाहता है? बेसिकली जो है ना, अवेयरनेस नहीं है। Awareness यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अवेयरनेस का फुकदान है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में एक अवेयरनेस, सॉरी बात काट दूँ, अवेयरनेस किस किस्म की आप कह रहे हैं? क्योंकि हर बिल्डर का एक एक सेकंड होम इनका बाहर बना हुआ है, दुबई का इनको पता है, यूरोप इन्होंने ट्रैवल किया हुआ है, सो व्हाट काइंड ऑफ अवेयरनेस जो है ये जिनको चाहिए? पहला तो कॉन्सेप्ट जो है ना नवीद, वो बिल्डर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है इतना इस मुल्क में। बिल्डर जो है या डेवलपर जो है, वो एज अ सेलर तो आपको मतलब पूरी पूरी मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन आपको बिल्डर एज एन ऑपरेटर ऑफ दैट सेम बिल्डिंग वो आपको नहीं मिलेंगे। एंड वो उस झमेले में पढ़ना नहीं चाहते। सही है। वो क्लाइंट मैनेजमेंट और यू नो कंप्लेंट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, उसके अंदर उस झमेले में पढ़ना नहीं चाह रहे। ठीक है। लेकिन जो मुझे जो इस वक्त ख़ासतौर पे प्रॉपटेक का जो हुआ है अभी कन्वेंशन हुआ है, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा रुझान तब्दील होता हुआ नज़र आया है। कुछ ऐसी बातें हुई हैं इसमें, इस कन्वेंशन में, कि जिसमें मुझे फ्यूचर जो है ना वो लग रहा है कि आप यू आर ऑन द वर्ज ऑफ कन्वर्टिंग दिस होल यू नो रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जिसमें आपका अब क्या कहते हैं अपना रावियर रूडा का जो एक जिस तरह का वो कॉन्सेप्ट वो लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। इवन ये कि जो इमार वालों से जो बात हुई थी, इमार वालों ने जो जिस तरह की बातें की, आई थिंक कि इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है अब। ठीक है। कि लोग अपने ना ये नहीं कि सेल एंड फॉरगेट वाला मॉडल जो है वो अब थोड़ा ऑब्सोलीट होना शुरू हो गया। व्हाट आई एम सीइंग इन ख़ास तौर पे इन द प्रॉपटेक के अंदर, कि पीपल आर लुकिंग एट बिल्डिंग अ ब्रांड, यस। बिल्डिंग एन इमेज। ये बहुत हो गया। कॉमन मैन को ABC कंपनी का नहीं पता होगा, उसको इमार का पता होगा, डॉलमन का पता होगा, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांडिंग कर ली है, उन्होंने अपनी सो ब्रांड इज ऑल अबाउट वैल्यू ना सर, कि वो वैल्यू है देगा तो वो ब्रांड बनेगा। वैल्यू ऐड की हुई है उन्होंने। वैल्यू ऐड वैल्यू ऐड, यहाँ वैल्यू एडिशन का इतना नहीं है, यहाँ सेल एंड फॉरगेट का ज़्यादा रुझान बहुत है। कि एक दफ़ा आपने एक प्रॉपर्टी बना ली, उसको बेच दिया, भूल जाए, अगली प्रॉपर्टी में चले जाए, नॉट माई कंसर्न एनी। अच्छा सर, यहाँ पे कराची के अंदर वैसे तो पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन है, ऑल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन। अभी आजकल आसिफ समसम साहब उसके चेयरमैन हैं, इससे पहले मोहसिन शेखानी साहब से बैटरन चीफ हैं। सो ये लोग बड़े
क्या कहते हैं एक्टिव किस्म के लोग हैं ये लोग, तमाम बिल्डर्स के साथ इस किस्म के ओरिएंटेशंस और मुख्तलिफ चीज़ों पे, टैक्सेस के मैटर्स पे और नई नई चीज़ों पे ये लोग करते हैं, चाइना तक भी जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ें करने के लिए। तो आपकी इनके साथ कोई सिटिंग्स हुई हैं इन चीज़ों को लेकर? नहीं, अभी रिसेंटली मैं अभी कोई भी नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। इतना मेरा इनके साथ एक्सपोजर एट द क्या कहते हैं एसोसिएशन लेवल नहीं हुआ। इंडिविजुअल लेवल्स पे मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आई वुड लव टू मीट द एसोसिएशन इट्सेल्फ। मे बी वो एक इन्फ्लुएंसिंग बॉडी है जो कि मे बी प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस इंडस्ट्री में ले आए, क्योंकि इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है प्रोग्रेशन की। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर अवेयर कर सकें, क्योंकि यही लोग हैं जो ये पूरी सिस्टम को लेकर चल रहे हैं ना। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। इस वक्त बहुत ज़्यादा मी टू ऑल्सो रैन, यानी कि मैं भी यही करता हूँ जो कि वो कर रहा है, सही, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। सो वो एरिया डिफरेंट होगा लेकिन काम वही है। सो बिल्कुल सही है। बेसिकली एक वैल्यू एडिशन का, एक जिद्दत लाने का, एक क्या कहते हैं अपना नई कॉन्सेप्ट्स लाने का वक्त आ गया है बहुत ज़्यादा। और ऐसे माहौल में नवीद, जो कि इस वक्त बहुत चैलेंज है हमारी इकोनॉमी में ये वो, सो आपको यू नीड टू स्टैंड आउट। ठीक है, यू नीड द वे टू स्टैंड आउट इज़ टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज़, ताकि आपको अट्रैक्ट करने में आसानी हो जाए। सो वही बात है ना कि वो कमोडिटीज़ में भी यही है। आप एक सॉफ्ट ड्रिंक ले लें तो उसके अंदर वो आपको कैल्शियम ज़्यादा और क्या कहते हैं अपना विटामिन डी ज़्यादा, और ये वो इस तरह सेल करते हैं, वो वैल्यू ऐड करते हैं। कमोडिटीज़ के अंदर भी यही है। सो वो कमोडिटी तो नहीं है, ये तो बड़ी वो स्पेशलिटी फील्ड है, लेकिन इसके अंदर मे बी द सेलिंग पॉइंट्स नीड टू बी डिफरेंट नाउ। बहुत ज़्यादा वो एक ही चीज़ बार बार हो रही है। सही। एक और क्वेश्चन ये बताइए कि कराची वर्टिकल माशाल्लाह सिटी है, तो यहाँ पे इतनी छतें अवेलेबल हैं। सिंगापुर में हम जाते हैं, बड़ी ग्रीनरी और वो सब कुछ उन्होंने वहाँ पे किया हुआ है, बैल्कनीज़ को बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, फ्लाईओवर्स को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कराची में? अगर बिल्डर नहीं भी बीच में इन्वॉल्व होता तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो कमेटी बनी हुई है, एसोसिएशन है या बिल्डर खुद भी है, और नॉर्मली छत जो होती है वो बिल्डर अपने पास रखता है। हमारे पास एक गेस्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप महीने का 2-2.5 लाख रुपये अर्न कर सकते हैं अपनी छत से। आप वहाँ पे ज़ू बनाइए, बर्ड्स का ज़ू रखें और आप इससे ये काम करें। अगर आपके साथ ये क्वेश्चन आपके पास आए तो आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं जिससे इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा बेहतर हो और कुछ? बेसिकली ये सस्टेनेबिलिटी का जो इस वक्त दौरा चला हुआ है पूरी दुनिया में। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊं। मैं अभी रिसेंटली नेदरलैंड्स हो गया है, हॉलैंड में। ठीक है। तकरीबन 6-7 साल के बाद गया हूं मैं, और दोबारा उधर नेदरलैंड्स। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इवन जब लैंड कर रहे थे एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट पे, सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई, जो बिल्कुल ही मुझे जिसको देख के ज़रा थोड़ा झटका लगा, कि हर घर पे, हर बस स्टॉप पे, हर फैक्ट्री के ऊपर, उसकी छत पे उन्होंने घास उगाई हुई है। ओके, वो किस लिए उगाई हुई है कि जी वो हीटिंग एंड कूलिंग के लोड्स को कम करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि छत ही है ऐसी जो कि जहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ से एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट वहाँ से ही हो रही होती है। उसको ग्रीन बना दिया उन्होंने। ठीक है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग है उसमें जो मैं देखता हूँ वो ये है कि वो छत अवेलेबल होती है फॉर पार्टीज़। ओके। वो अपना उसके अंदर वैल्यू ऐड इस तरह होती है। है। यू कैन एक्चुअली अर्न फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्लेसेस। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो आपकी छतें हैं उसके ऊपर पूरे फार्म्स हैं, पूरे बिल्कुल ऐसा। हनी ये शहद बनाने के वो क्या कहते हैं वो उन्होंने क्या कहते हैं पूरे फार्मिंग की हुई है, वेजिटेबल्स की फार्मिंग, फ्रूट्स की फार्मिंग हो रही है छतों के ऊपर। ठीक है। छतें जो हैं हमारे मुल्क में एक वो एरिया है जो कि अनयूज्ड है इस वक्त। उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। मोस्ट नेग्लेक्टेड सर, मोस्ट नेग्लेक्टेड, बहुत निगलेक्टेड है। कबाड़ खाना बना होता है। बिल्कुल, कबाड़ खाना बना होता है। इसके अलावा जो जहाँ तक इसी सस्टेनेबिलिटी की और एनर्जी कंजर्वेशन की मद में अब आप नोटिस करना शुरू करोगे कि थोड़े अरसे में अभी आ जाएगा ये कि जी शंघाई वगैरह और इस बीजिंग की जैसे मुल्कों में अब
सोलर पैनल्स बनने शुरू हो गए जो कि रोलेबल है, फोल्डेबल है। बिल्कुल। वो ये कर रहे हैं कि और ग्रीन कलर में तो आते ही हैं, और भी कलर्स में कुछ अवेलेबल, अब मेरा ख्याल है कि शायद ब्लू में अवेलेबल होना शुरू हो गया। लोगों ने क्या किया कि जी वो जो शीट्स हैं ऑफ तो सोलर पैनल्स, वो अपनी बिल्डिंग्स की साइडों पे, फसाड पे लगानी शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक है। और फसाड जो है ना, वो सफ़ेद फसाड की बजाय अब वो कलर्ड फसाड हो गई है। अच्छा। सो यू नो वो, और नीचे से वो स्पॉटलाइट्स लगा के, और उसको ज़बरदस्त। वो क्या कहते हैं, उसको रात के वक्त भी इस्तेमाल करते हैं। वो थोड़ी सी उसमें से वो लाइट्स की वजह से भी, LED बन गई। एलईडी की वजह से भी वो थोड़ी सी एनर्जी जनरेट हो जाती है उनमें से। लेकिन सो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग वेरी सून कि ये भी एक नई चीज़ आ रही है कि जी जो एग्जिस्टिंग पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिसमें ग्रीन एरिया का वो प्रोविज़न नहीं रखा हुआ, लोग उसको दूसरे तरीके से उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल So, सही। yeah, it's- ये हो सकती है ये कराची हो में इस सकता तरह की है। चीज़ें। ये पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। यू हैव एकर्स अपॉन एकर्स ऑफ रूफटॉप्स अवेलेबल इन दिस कंट्री, सही। इन दिस सिटी, एकर्स के अंदर है। सो यू नो आप लीज पे लेना शुरू करते हैं, दैट्स अनदर बिजनेस। मैं मतलब आपकी इस तवज्जुह से ये भी कह सकता हूँ, दैट्स अनदर बिजनेस। समबडी जो कि एंटरप्राइजिंग है, कोई बिजनेसमैन, अगर वो ये सुन रहा है, सो व्हाई डजंट ही लीज द रूफ एंड जनरेट रेवेन्यू आउट ऑफ इट? हाँ, ऑब्वियसली। क्योंकि वो तो डेड स्पेस है ना इस वक्त। टॉल बिल्डिंग्स हैं, यू नो लोअर एलिवेशन की बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, बिल्कुल। आप एक बिजनेस बना लो। अच्छा, ग्रेव यार्ड्स हमारे पास पड़े होते हैं, बिल्कुल है, मतलब अब वहाँ पे लोग जाते हैं दुआ मांगने के लिए, ठीक है, बट इस पूरे ग्रेव यार्ड की इतनी बड़ी एरिया है, उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि सोसाइटी के लिए बहुत वो बेनिफिट भी उसका हो जाए? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, जो कि अभी मैं विटनेस करके आया हूँ। अच्छा। वही नेदरलैंड्स में ही हमारे एक जानने वाले हैं जिनकी डेथ हो गई है, और वो वहीं नेदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम में, तो वहाँ उनके ग्रेव यार्ड पर मैं गया। एम्स्टर्डम के जो गार्डन्स हैं उनसे बेहतर वो ग्रेव यार्ड था। वहाँ लोग ज़ाहिर है मैं ये तो नहीं कहूँगा पिकनिक मनाने आते हैं, अच्छा। लेकिन ये है कि वहाँ ग्रेव यार्ड्स में लोग सिर्फ वो उसकी लैंडस्केपिंग देखने आते हैं। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो पीसफुल एंड कामिंग कि वहाँ बच्चों की मैं मेरे सामने बच्चों का एक पूरा ग्रुप आया हुआ था जो कि उसको ग्रेवयार्ड को देखने आया हुआ था, और वहाँ खेल रहे थे बच्चे और सब कुछ था। तो ग्रेवयार्ड्स कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ अ हीट सिंक, जहाँ ट्रीज़ लगा के उसको ज़रा बेहतर करके, ग्रास लगा के, वहाँ आप एक्चुअली किसी भी सिटी के अंदर जो ग्रेवयार्ड्स हैं उनको आप एक क्या कहते हैं, हीट एब्जॉर्प्शन का एक सोर्स बना सकते हैं आप। ट्रू। ठीक है, सो वो जिसके भी अजीज़ हैं उनको बल्कि ग्रेव देने से पहले आप ये कंडीशन लगाएं कि भाई यहाँ पे इतने प्लांट्स लगाओ तुम उसके अंदर, उनकी कब्र के ऊपर इतने आप लगाओ, तो वो काफ़ी देखने में उसका भी अच्छा लगेगा उसका। और मैं इस दफ़ा वो देख के मैं हैरान रह गया था, मैंने कभी नहीं देखा था इस तरह पहले। हमें यूज्ड टू नहीं हूँ मैं सही, लेकिन वहाँ एम्स्टर्डम में काफ़ी ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सर, ये चूँकि टेक्निकल सा एक सब्जेक्ट है तो हम इसमें कम चीज़ें कवर कर पाएंगे इतने टाइम के अंदर। मैं ये चाहूँगा कि आपकी एक प्रेजेंटेशन होती है जो आप हमें आपने दिखाई थी एक दफ़ा, अगर आप हमारे देखने वालों को उसको प्रेजेंट कर सकें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जी बिल्कुल। ये प्रेजेंटेशन तकरीबन ऐसी ही मैंने प्रेजेंटेशन जो थी वो ज़ैपिस्ट में भी दी थी, और आप लोग IBA में आप आए थे तो IBA में आपको भी दी। और ये बेसिकली ये दिस वाज जस्ट क्या कहते हैं अपना एज एन इंट्रोडक्शन कि ये फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है क्या, और ये क्या चीज़ है। आप जब बिल्डिंग को डेवलप कर लेते हैं और उसको वो बिल्डिंग सेल हो जाती है, उसके बाद जो जितना प्रोसेस है वो कहलाता है कॉर्पोरेट रियल एस्टेट सर्विसेज। ठीक है। उसके अंदर आपके प्रॉपर्टी मैनेजर्स, रियल एस्टेट मैनेजर्स, और आप जिसको एडमिन कहते हैं वो एडमिन मैनेजर्स, MEP, यूटिलिटीज़, इसी तरह जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ये सारे जो फंक्शन आफ्टर द बिल्डिंग इज़ बिल्ट एंड ऑक्यूपाइड, उसके बाद जो कुछ हो रहा होता है वो कॉर्पोरेट रियल एस्टेट सर्विसेज की बात में आता है। क्रेस जिसको कहते हैं, क्रेस सर्विसेज कहलाती है। ये सारे के सारे जो रियल एस्टेट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फैसिलिटी मैनेजमेंट के
जितने भी काम होते हैं ये क्रेस के अंदर आते हैं। क्रेस का बिजनेस कितना बड़ा है इस पूरी दुनिया में। सो क्रेस में जो रियल एस्टेट मैनेजमेंट है आफ्टर सेलिंग यस द प्रॉपर्टी, आफ्टर द प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड, उसमें जो रियल एस्टेट का जितना भी है, जिसमें क्या होता है कि उसमें रेंट्स लेने हों या एक्सपेंशंस करनी हो, बाइंग सेलिंग हो रही हो, बिल्कुल यस दैट्स अ $20 trillion इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड आफ्टर सेलिंग, वाओ आफ्टर द बिल्डिंग इज़ ऑक्यूपाइड। उसके बाद जो 20, 30, 40 साल के लिए वो बिल्डिंग रहती है, उसके अंदर रियल एस्टेट मैनेजमेंट जो है तकरीबन $20 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। यही फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट की जो इंडस्ट्री है तकरीबन 1.3 से 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स की ये भी इंडस्ट्री है। ज़बरदस्त। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसमें होता है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जी आपने थोड़ी सी किसी एग्जिस्टिंग स्पेस को एक्सपैंड कर दिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसमें पार्टीशनिंग कर दी, नए इक्विपमेंट लगा ली, कुछ जिद्दतें की, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिल्कुल कीमत सही। में वो दैट इज़ अबाउट 0.7 से 1 ट्रिलियन डॉलर की वो भी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। वी हैव नॉट टैप्ड इनटू इट इन दिस कंट्री। सही। हमने इस मुल्क में उसको हमने निगलेक्ट किया हुआ है, ख़ास तौर पे जो रियल एस्टेट मैनेजमेंट या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो हमने बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है। हालांकि वो भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है पूरी दुनिया में। कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है ऑफ अ प्रॉपर्टी, वो टोटल कॉस्ट जो है वो नहीं है कि जिसमें आपने प्लानिंग की, आपने उसकी डिज़ाइनिंग की, कंस्ट्रक्शन की, ये कॉस्ट नहीं है। ये कॉस्ट जो है तकरीबन 20 से 40% होती है टोटल कॉस्ट की। ठीक। प्रॉपर्टी की टोटल कॉस्ट जो होती है वो 20 से 40% तो कंस्ट्रक्शन के स्टेज तक आती ठीक है। है। उसके बाद जो अगले 20 से 40 साल आगे यानी पूरी लाइफ उसकी जो है। उसकी जो लाइफ है उस बिल्डिंग की, वो तकरीबन 60 से 80% लाइफ जो वैल्यू है उस या कॉस्ट है उस प्रॉपर्टी की, वो है। वी आर नॉट टैपिंग इनटू इट। ये कैलकुलेट हो सकती है सर? जी जी बिल्कुल हो सकती है। ये मैंने जो आप लोगों को दिखाया था, जो प्रेजेंटेशन दिखाई थी, उसमें एक फिगर जो मैंने दिखाया था, ये फॉर्च्यून मैगजीन में से निकाला है। ये अमेरिका का है, जाहिर है यहाँ प्लस माइनस 5-10% आगे पीछे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इट्स ऑलमोस्ट इन एन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। फिर एक डिस्पोजल कॉस्ट भी है बिल्कुल उसी प्रॉपर्टी की जब वो ख़त्म हो जाती है। सो दैट इज़ अगेन अनदर बिजनेस, एक पूरी बिजनेस लाइन है जिसमें आप प्रॉपर्टी को डाइवेस्ट करते हैं और उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। सो बाहर के मुल्कों में ये एक स्पेशलिटी मानी जाती है। अगर आपने पता नहीं यूट्यूब पे आपने कभी वो क्या कहते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए देखा होगा कि जी बिल्डिंग को वो डायनामाइट से उड़ा देते हैं। एग्जैक्टली, वो पिलर्स में से निकलता है और वो नीचे बैठ जाती है, वो जाती है। हम कहते हैं वो वाओ ये कितना ज़बरदस्त है। वो एक डेमोलिशन की या क्या कहते हैं डिस्पोजल का एक पूरी इंडस्ट्री है बाहर के मुल्कों में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमने लाइव भी देखा है सर, शायद फैसला पे नेस्ला टावर को। Unfortunate. Yes. Unfortunate. Yes, a lot of people have seen that. So, इसी में फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ऑक्यूपायर क्या होता है। किसी भी बिल्डिंग का ऑक्यूपायर जो है, हम कहते हैं कि जी उसका जो ओनर है या उसका जो टेनेंट है वो ऑक्यूपायर है जी। सो एक्चुअली ऑक्यूपायर की जो डेफिनेशन है, जो असल डेफिनेशन है, उसमें सिर्फ टेनेंट या जो ओनर है वही नहीं है। इसके अंदर जो आपके अगर वो बिज़नेस या ऑफिस बिल्डिंग है तो उसमें जो कस्टमर्स आते हैं जी बिल्कुल, वो भी ऑक्यूपायर हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए आना है, लेकिन आना है। ठीक है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके। इसके अलावा जो वेंडर आते हैं ठीक वो है, भी ऑक्यूपायर है, क्योंकि बिल्कुल। वो भी शॉर्ट पीरियड के आएंगे, लेकिन आएंगे सही, आपको उनको भी केटर करना है। ठीक है। और फिर जो सर्विस पर्सनल हैं उस बिल्डिंग में वो तो वो भी ऑक्यूपायर शामिल है, है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो असल जो चीज़ हम लोग जहन में नहीं रखते वो ये है कि जो गेस्ट्स आते हैं बाहर से, जो जनरल पब्लिक आती है बाहर से, वो भी ऑक्यूपायर है। और इन 3-4 कैटेगरीज़ को आपको जहन में इसलिए रखना पड़ता है कि अगर फ़र्ज़ करें बिल्डिंग में आग लग जाए तो ये जो बाहर के लोग जो आ रहे हैं, जिसमें कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, क्या कहते हैं अपना जनरल पब्लिक है, ये जब आती है तो इनको ये नहीं पता कि एग्ज़िट कहाँ है। बिल्कुल। ठीक है। अगर फ्रंट डोर के ऊपर आग लग जाए तो आप उनको कैसे उनको डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स एन इमरजेंसी एग्जिट। बिल्कुल, ये एक पूरी साइंस है। बिल्कुल। ये फैसिलिटी मैनेजर का काम है कि वो डिज़ाइन स्टेज पे और कंस्ट्रक्शन स्टेज पे और जब कंसेप्शलाइज कर रहे होते वो आप पूरा का पूरा बना के दें, डेवलपर है उसको बिल्डर को बना के दें कि जी ये आपने करना है जनरल पब्लिक के लिए,
कि ग्राउंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आपने एग्जिट्स रखने हैं। तो मेन डोर के ऊपर अगर आग लग गई या मेन डोर को खुदा ना खास्ता कुछ और कोई मसले अगर उधर हो गए अर्थक्वेक का या किसी फ्लड का, तो आप कहाँ से इनको निकालेंगे? प्रॉपर एग्जिट प्लान हो, उसके पास Exit डायरेक्शन plan। साइंस लगे हुए हों सारे। एग्जिट सारे साइन लगे, तो ये सारा एक ये भी एक बहुत बड़ी एक डेफिनेशन है ऑक्यूपायर की, जो कि जहन में रखनी पड़ती है आपको। जो ऑक्यूपायर लाइफ साइकिल क्या होता है कि जी आपने 6 स्टेजेस होते हैं जिसमें आप पहले किसी भी प्रॉपर्टी की प्लानिंग करते हैं और फिजिबिलिटी बनाते हैं। सेकंड स्टेज के ऊपर आप उसकी लैंड एक्विजिशन और मटेरियल एक्विजिशन करते हैं, फिर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन करते हैं थर्ड स्टेज पे। फोर्थ स्टेज सबसे लंबी होती है जिसमें फैसिलिटी की ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट होती है। फिर उसको आप एज इट एजेस आप उसको अडेप्ट करते हैं। ठीक है। आपको उसको चेंज करते हैं थोड़ा ठीक बहुत, है। फसाड को चेंज कर दिया, अंदर से थोड़ी सी आपने कंस्ट्रक्शन कर ली है, वो रेट्रोफिटिंग कर ली। वो 5वीं स्टेज है। ठीक है। तो छठी स्टेज जो आखिरी है ऑक्यूपायर लाइफ साइकिल मॉडल में, वो डिस्पोजल है और वो भी सेल है। तो वो बिल्कुल होगा। और फिर आपने एक्विजिशन की और वो इसको पूरा एक सर्कल उसमें कंप्लीट होता है। फिर फैसिलिटीज मैनेजमेंट बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हार्ड सर्विसेज कहलाती है और एक सॉफ्ट सॉफ्ट सर्विसेज। सर्विस, सो यस। हार्ड सर्विसेज वो हैं जो कि इक्विपमेंट की या एसेट्स की मेंटेनेंस है। इसमें बिल्डिंग का अपना भी उसको भी एसेट के तौर पे कंसिडर किया जाता है और इसमें जनरेटर है, एयर कंडीशनर है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, मैकेनिकल सिस्टम्स हैं। वो सारे जो हैं वो एसेट्स हैं जो कि जिनकी मेंटेनेंस की जाती है। हार्ड सर्विसेज के लोग करते हैं वो, जिसको यहाँ यूटिलिटीज़ वाले कहते हैं या एमएपी के लोग हैं, ये हार्ड सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं। फिर सॉफ्ट सर्विसेज होती हैं किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट के फंक्शन में, जहाँ ग्राउंड कीपिंग, सिक्योरिटी, जैनेटोरियल सर्विसेज, फ्रंट डेस्क, ये Yes. सारे जो कि नॉन एसेट रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड हैं। तो ये 2 कैटेगरीज होती हैं जो कि फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में जिसको रखा जाता है। फिर मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा ब्रीफली दिखाया था, एक अगली स्लाइड पे मैंने दिखाया था कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कैसे हुई है इस मुल्क में, सॉरी इस दुनिया में कैसे हो रही है। थर्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर पे हैं हम लोग। लेकिन जो मैंने आप लोगों को जो मैं असल चीज़ बताई थी वो थी BIM। यस। सो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, BIM जिसको यहाँ पाकिस्तान में उर्फ़ आम में कहा जाता है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो है वो इस वक्त इसको कहते हैं ना मेजर डिसरप्टर है पूरी दुनिया में, क्योंकि एक ये स्टैंडर्ड एक नया आना शुरू हो गया है। अभी उसकी लेजिस्लेशन नहीं आई, लेकिन यूरोप अमेरिका में अगले 2 से 5 साल के अंदर वो आ जाएगी, जिसमें ये मैंडेटरी बन जाएगा। Okay. एक बिल्डिंग का फ्रॉम द टाइम यू कंसीव द आइडिया टिल द टाइम यू डिमोलिश द बिल्डिंग, जो बीच के जितना भी लाइफ साइकिल है उसको सारे के सारे को आपने एक जगह पे उसका डेटा जो है कहीं आपने उसको महफूज करके रखना है। और प्रॉब्लम BIM में ये आ रही है कि अब गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं वेस्ट में। गवर्नमेंट्स कहती हैं कि हमें एक्सेस चाहिए उसका, ठीक है। ठीक है। अब वो एक डिबेट हो रही है यूरोप अमेरिका में, इस वक्त चल रही है डिबेट। आई डोंट नो उसका नतीजा क्या निकलेगा, अगर लेकिन तो पॉजिटिवली इसको गवर्नमेंट यूज़ करे तो मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए, बट लेकिन वो एक फैक्टर आना शुरू हो गया BIM के अंदर, ठीक है ना। BIM के का जो एक फैक्टर है वो उसकी वजह से आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा। Yes. अपनी प्रॉपर्टी को ऑटोमेट करना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, हाँ, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसको अपलोड करना पड़ेगा किसी सर्वर के। आई थिंक सेंटीमेंट चेकिंग तो गवर्नमेंट करती है, हर गवर्नमेंट कर रही होती है। Yeah. किस एरिया में काम हो रहा है, क्या हो रहा है, लोग एंग्री क्यों हैं, लोग हैप्पी क्यों हैं, बिल्कुल, वो तो गवर्नमेंट्स का काम ही है। गवर्नमेंट से काम ही है। सो फिर उसके बाद मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी 16 नंबर, जो कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फैसिलिटी मैनेजमेंट के जो साइंस है या जो इसकी पूरी एक स्टडी है, जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हम लोग देखते Yes. हैं। हम लोग उसमें HR मैनेजमेंट भी देखते हैं, हम उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी देखते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, डेटा एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, क्लाइंट सर्विसेज भी कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल, प्रोक्योरमेंट, ये सारी चीज़ें भी कर रहे होते हैं। लेकिन अब आजकल के दौर में, अब पिछले 10-15 साल से जो हो रहा है वो एनर्जी मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी और ESG जो है वो एनवायरनमेंट, क्या कहते हैं अपना एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस जो है, ESG भी जिम्मेदारी अब फैसिलिटी मैनेजर्स के ऊपर आ गई है। अच्छा।
अब ये जो चीज़ें हैं ये भी हमारे एक उसमें साइंस में शामिल रोल में होनी शामिल शुरू हो होगी। गए। सो हम वो ट्रेडिशनल जिसको आप कहते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का तो काम है ही। उसके अलावा जो अपना क्या कहते हैं अपना फ्रंट डेस्क और ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा अब ये नई जिद्दतें आनी शुरू हो गई हैं एनर्जी मैनेजमेंट की और सस्टेनेबिलिटी ESG की। सो ये भी एक क्या कहते हैं हमारी फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट की साइंस भी आ गया है। फिर मैंने आपको जो आखिरी स्लाइड दिखाई थी 18 नंबर, वो ये दिखाई थी कि फैसिलिटी मैनेजर या मैनेजमेंट रियल एस्टेट मैनेजमेंट के साथ कैसे जेल करती है। कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। हमें इनपुट्स क्या देने पड़ते हैं आपको और आपसे आउटपुट्स क्या लेने पड़ते हैं एज रियल एस्टेट के जो आप डेवलपर्स हैं या बिल्डर्स हैं। फैसिलिटी मैनेजर्स को क्या आउटपुट चाहिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने अगले 20 साल 40 साल उस बिल्डिंग को चलाना है। बिल्कुल। ठीक है, सो देर इज़ दैट फैक्टर ऑल्सो जो कि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का फैक्टर होता है। सो वो ये क्या कहते हैं आप इसकी स्लाइड देख रहे होंगे, इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि आपको एज अ फैसिलिटी मैनेजर मुझे एक रियल एस्टेट के डेवलपर को या बिल्डर को बतानी है, और वो बिल्डर डेवलपर जो है वो उसको वापस जो चीज़ें आफ्टर बिल्डिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें एज बिल्ट ड्राइंग्स है कि जो ड्राइंग्स जिस तरह आपने उसको बिल्डिंग को क्रिएट किया है वो डिज़ाइन जी। और एक्चुअल के अंदर फ़र्क होता है। यस। डिज़ाइन ड्राइंग्स और जो फाइनल ड्राइंग्स एज बिल्ट कहलाती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो वो एज बिल्ट ज़रूरी है सर। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आपके साथ गुफ्तगू रही सर, बड़ा नॉलेज आपके पास है। मैं तो जब भी आपसे मिलता हूँ हमेशा सीखता हूँ आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें। थैंक यू सो मैं ये मच। चाहूँगा सर कि कुछ लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें तो आप उनसे कंसल्टेंसी किस लेवल पे वो आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं बिल्डर्स और डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक जो इंडिविजुअल घर वाला आदमी है वो तो शायद आपके साथ फॉल नहीं करता। हाँ, वो नहीं इतना करेगा। कमर्शियल बिल्डिंग्स में जो commercial, लोग रहते हैं, जो जो डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स हैं Yes. जो कि अपना हाउसिंग सोसाइटीज़ के societies लोग वाले हैं, हैं। वो जो हैं वो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बेसिकली जो मैं क्योंकि मेरी कोई कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता, मैं ओके। उसकी कंसल्टेंसी देता अच्छा, हूँ। कंसल्टेंसी दे रहे हैं। मैं एक प्योर कंसल्टेंसी देता हूँ। मैं आपको ये बता सकूँगा कि आप अपने प्रोसेसेस को, अपने जो अपना पॉलिसीज़ को किस तरह बेहतर कर लें, आप क्या जिद्दतें ले आएँ, क्या इनोवेशंस बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इंडस्ट्री में, वो क्या आप कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मैं जो करूँगा वो कर सकता हूँ बिल्डर्स डेवलपर्स के लिए एंड ऑपरेटर्स, वो ये है कि जी आपके परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट वो कैसे कर सकते हैं, वेंडर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ वेंडर्स भी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं, इतने ज़्यादा वो टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हैं यहाँ। सो वेंडर्स को कैसे मैनेज करना है अपनी टीम से, और बाहर की टीम्स जो कि वेंडर्स की टीम्स हैं उनसे परफॉर्मेंस कैसे मैक्सिमाइज़ करवानी है, और उसी बजट में रह के आप अपने आप को क्या कहते हैं अपनी वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए इन अ लॉट ऑफ केसेस आपको पैसे डालने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल। वो सिंपल आइडियाज़ होते हैं। यस। सो सिंपल चीज़ें जो हैं वो करने से ही, जो कि आपकी डे टू डे अफेयर्स के अंदर होती हैं। यस, कई जगहों पे आपको क्या कहते हैं कुछ आपको पैसे इंजेक्ट करने पड़ेंगे, आपको डालनी पड़ती है, बिल्कुल। डालनी पड़ेगी, और वो मैं बता दूंगा कि इसकी कॉस्ट कम कर दो और उसकी यहाँ उससे जो बचत हो रही है वो यहाँ डाल दो। बिल्कुल, yes. सो आई एम वेरी गुड एट दैट कि जी आपको जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ देना। इस वक्त जो आप जो डेवलपर्स वगैरह हैं वो अपने वही उसी एक साइलो में हैं जिसमें जो कि उन्होंने बाहर नहीं देखा कि क्या क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, या इंडस्ट्री किस किस्म की है। सो एज एन ऑपरेटर, एज अ हाउसिंग सोसाइटी, एज ए क्या कहते हैं अपना बिल्डिंग ऑपरेटर, मैं आपको वो बता सकता हूँ जो कि इस वक्त इंडस्ट्री में चल रहा है। सो इनोवेशंस हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, वो उस तरह की चीज़ें मैं उसमें आई कैन ऑलवेज हेल्प, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त Thank you so निकाला। much. इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपको इनवाइट करेंगे। जिस तरह सर ने कहा, आप लोग अगर स्पेशली आबाद और बिल्डर डेवलपर्स के अलावा भी
अगर आप कोई ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग मैनेज कर रहे हैं, कोई ऐसा स्कूल रन कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री रन कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको कनेक्ट करवाएंगे आमिर साहब के साथ, और आपको कॉस्ट सेविंग मिलेगी। और वो आपको ना सिर्फ कॉस्ट सेविंग मिलेगी, बल्कि जो कस्टमर वहाँ पे आएगा उसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड होगी इनके मशवरों की वजह से। बहुत शुक्रिया। कोई चीज़ अगर आपको जाननी हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।